चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं? भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार, पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। आराम से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमी का बेसिक कवर करने का प्रयास भी करेंगे। जो छोटी छोटी बातें होंगी, स्टैटिक महत्वपूर्ण है, करंट तो मान लीजिए जो है करंट से रिलेटेड, तो इसलिए थोड़ा सा शिद्दत से आराम से सुनिएगा। चलिए, पहला आर्टिकल कौन सा है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल एक है, एक पब्लिक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीपीआई। शब्दों को बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात यह है कि चर्चाओं में क्यों था, फिर आगे जो है एक चीज डिस्कस करते हैं। डीपीआई पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये रिपोर्ट जो है किसने जारी किया? देखिए, आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए डीपीआई पर भारत के G20 टास्क फोर्स ने जारी की है। एक चीज ये। अब थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में देख लेना। रिपोर्ट के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट के बारे में क्या है? रिपोर्ट में डीपीआई को परिभाषित किया गया है। अगर यही स्टेटमेंट बना दिया जाए कि जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें डीपीआई को परिभाषित किया गया है, अभी कह दिया जाए कि डीपीआई परिभाषित किया गया है, तो या कह दिया कि अभी तक डीपीआई परिभाषित नहीं किया गया है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होने पैदा हो सकती है। इसलिए आप इस चीज़ से तैयार रहिएगा कि डीपीआई को परिभाषित किया गया है। इसमें वैश्विक स्तर पर ध्यान दीजिएगा। वैश्विक स्तर पर डीपीआई की दिशा में आगे बढ़ने के लिए 3 हिस्सों वाले फ्रेमवर्क का भी उल्लेख किया गया है। कितने? 3 हिस्सों वाले फ्रेमवर्क का भी उल्लेख किया गया है। क्लियर है? अब सवाल यह है कि डीपीआई क्या है और डीपीआई क्या नहीं है। अंतर समझिएगा, अंतर से क्वेश्चन बनता है। अगर बनाना होगा तो इसमें से 2 एक स्टेटमेंट पकड़ के बना देंगे। कैसे? यह साझा डिजिटल सिस्टम का एक सेट है। क्या है? डिजिटल सिस्टम का सेट है, बात सही है, लेकिन इसी में क्या है? साझा भी है ना। मतलब साझा डिजिटल सिस्टम का एक सेट है जो क्या? जो सुरक्षित और इंटर ऑपरेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए और इंटर ऑपरेबल होना चाहिए। ये बात क्लियर? खुले मानकों और विशिष्टताओं के आधार पर। कौन से मानक होने चाहिए? खुले मानक। खुले मानकों और विशिष्टताओं के आधार पर विकसित होना चाहिए, ताकि यह सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और या निजी सेवाओं तक न्यायसंगत पहुंच और उनका वितरण सुनिश्चित कर सके। उसके बाद क्या है? लागू कानूनी फ्रेमवर्क। एक देखिए, लागू कानूनी फ्रेमवर्क बात हो रही है, और सक्षम नियमों द्वारा शासित होना चाहिए। बहुत टफ ये नहीं है, मतलब कुछ यूनिक शब्द हो, लेकिन ये जो शब्द लिखे गए हैं, ये शब्द जो आपके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिसे कह रहे हैं कानूनी फ्रेमवर्क और सक्षम नियमों, नियम क्या होना? सक्षम द्वारा शासित होना चाहिए। ताकि क्यों? देखिए, ताकि विकास, समावेशन, नवाचार, विश्वास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकें। क्या क्या? विकास, समावेशन, नवाचार, विश्वास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकें तथा मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान कर सके। मतलब किससे रिलेटेड जा रही है? लग रहा है इकोनॉमी का ना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये जा रहा थोड़ा थोड़ा पॉलिटी और गवर्नेंस पे। दिख रहा हो आपको कि है तो ये टॉपिक इसका इकोनॉमी का, लेकिन ये जा किससे रिलेटेड रहा है? ये सिक्योरिटी और गवर्नेंस, पॉलिटी, इन सब में से रिलेट कर रहा है। अब एक चीज़ का डीपीआई क्या नहीं है। अभी बात हुई कि डीपीआई क्या है, अब क्या है कि डीपीआई क्या नहीं है। इसमें लिखा है ऐसे उपाय जो डीपीआई के पूरक हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या है? कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये डीपीआई नहीं है। जो भौतिक अवसंरचना के माध्यम से व्यक्तियों की मोबाइल और इंटरनेट तक पहुंच में सुधार करता है। एक चीज़ ये, ऐसी डिजिटल प्रक्रियाएं जो निजी नवाचार को बढ़ावा नहीं देती हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसी डिजिटल प्रक्रियाएं की बात हो रही है जो निजी नवाचार को बढ़ावा नहीं देती। एग्जाम्पल तौर पर सरकारी पोर्टल बनाने के लिए, किसके लिए? सरकारी पोर्टल बनाने के लिए मौजूदा भौतिक प्रक्रियाओं को या वर्क फ्लो को डिजिटल रूप देना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे कि डीपीआई क्या है और डीपीआई क्या नहीं है। क्लियर बात? अब आगे चलते थोड़ा सा कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? भारत के।
अब तक डीपीआई की बात हुई, डीपीआई की चर्चा हुई, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसमें क्या है, इंडिया स्टैक। ये क्या है, इंडिया स्टैक, यह भारत का अपना मूलभूत डीपीआई है। अगर कोई पूछा जाए, कोई पूछे कि क्या भारत का कोई मूलभूत या कोई डीपीआई है, तो आपको याद रखना इंडिया स्टैक। इसमें 3 परस्पर जुड़ी लेयर्स शामिल है। कौन कौन सा, आइडेंटिटी लेयर, पेमेंट लेयर और डेटा गवर्नेंस लेयर। क्या क्या, आइडेंटिटी लेयर, इसमें क्या है, आधार नंबर, पेमेंट लेयर, यूपीआई, डेटा गवर्नेंस लेयर, जैसे क्या, डिजी लॉकर। तो मन करे इस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाए रखिएगा तो आगे फायदा करेगा। अब क्या आता है कि वैश्विक स्तर पर डीपीआई को बढ़ावा देने के लिए प्रयास, कौन कौन सा प्रयास किए गए हैं वैश्विक स्तर पर डीपीआई को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, वन फ्यूचर अलायंस, क्या है, वन फ्यूचर अलायंस। इसमें क्या है, यह G20 इंडिया प्रेसिडेंसी द्वारा प्रस्तावित एक स्वैच्छिक पहल है। कैसी पहल है, स्वैच्छिक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, क्षमता निर्माण करना तथा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डीपीआई, किस्मत ध्यान रखिएगा, निम्न और मध्यम, विकसित नहीं बात हो रही है, डीपीआई को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता और पर्याप्त वित्तपोषण प्रदान करना। ठीक है, ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी, ये क्या है, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा कि हाल ही में चर्चाओं में था ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी, इसके बारे में तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें क्या है, इसकी घोषणा 2023 में G20 वर्चुअल लीडर्स शिखर सम्मेलन में की गई थी। कहाँ की गई थी, G20 वर्चुअल लीडर्स, एक चीज हो गया। इससे डीपीआई पर एक केंद्रित संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, ग्लोबल साउथ के देशों में, कहाँ पर, ग्लोबल साउथ की बात हो रही है कि देशों में डीपीआई कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सोशल इम्पैक्ट फंड की भी घोषणा की गई है। क्या, सोशल इम्पैक्ट फंड। अगर ये पूछ लिया जाए सोशल इम्पैक्ट फंड किससे संबंधित है, तो ये पता होना चाहिए किससे संबंधित है, डीपीआई से। यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, टीटीसी, इसमें क्या है, भारत और यूरोपीय संघ अन्य देशों में डीपीआई के विकास और उपयोग में तेजी लाने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। कौन कौन, भारत और यूरोपीय संघ। ये रहा कुछ, आगे देखते हैं और भी कुछ है इसमें, उसको भी चर्चा करते हैं। नहीं है, अब बात किस पे होगी, यूपीआई पर। किस पे चर्चा होगी, यूपीआई के बारे में आराम से सुनिए पहले। अब ये सवाल ये है कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस चर्चाओं में क्यों था, सुर्खियों में क्यों है। पहले तो ये समझिए सुर्खियों में क्यों है। एनपीसीआई, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, NIPL, ठीक है ना, एनपीसीआई शॉर्ट रखा गया है ना, ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जैसे भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये ध्यान रखिएगा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है, यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है। क्या करना, यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना, एक चीज की। अब आता है अन्य संबंधित तथ्य। इतना उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि चर्चाओं में क्यों था। चर्चा में एक चीज, हम त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है गूगल जाकर सर्च करिएगा, इसके बारे में कुछ जो है इंपॉर्टेंट बातें अगर आपको लगे तो देख लीजिएगा। हालांकि अगर चर्चा होगी तो हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे इसमें। उससे पहले देखते हैं कि मुख्य तथ्य क्या क्या है। यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाले अन्य देशों में कौन कौन है, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल। अगर आपसे ये स्टेटमेंट में आ जाए कि श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस नहीं है या श्रीलंका नहीं है, तो आपको इतना पता नहीं चाहिए हाँ कौन सा है कौन सा नहीं है जो कि यूपीआई भुगतान को स्वीकार करते हैं। भारत के यूपीआई भुगतान, मतलब ये सब क्लियर होना चाहिए, देश के नाम क्लियर होना चाहिए। कौन कौन से हैं, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल। क्लियर बात। अब एक चीज आता है कि यूपीआई की अनूठी विशेषता, भाई कुछ विशेषताएं भी तो होगी यूपीआई की। कौन सी विशेषताएं हैं कुछ, अब जैसे दिया है क्या, 8 पॉइंट दिया है, 8 पॉइंट दिया शायद, हाँ। अब इन 8 पॉइंट में आपको मतलब 2-4 तो पता होना चाहिए ना, हाँ कौन सी विशेषता है यूपीआई। कोई पूछ ले रैंडम, भाई यूपीआई के बारे में बताओ, अब भाई सोच रहे हैं कि बता दे क्या, चुपके से रखे रहें क्या, बचा छिपा करके। अगला सोचने को नहीं आ रहा, अभी सोच रहे हैं कि हम बचा के रखे रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, कुछ पॉइंट आपको बताना ही पड़ेगा। तो आए तब तो बताएंगे ना, क्लियर बात है। पहला पॉइंट,
मोबाइल डिवाइस के माध्यम से तुरंत पैसे ट्रांसफर करना, पहली चीज ये तो करते भी होंगे। अलग अलग बैंक खातों तक पहुंचने के लिए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, अलग अलग बैंक खातों तक पहुंचने के लिए मतलब अलग अलग बैंक खाता है तो उससे एक ही मोबाइल से काम चल जाएगा। सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तथा निर्बाध और सुरक्षित लेन देन के लिए सिंगल क्लिक की एक मजबूत सुविधा प्रदान करना। क्लियर है। उसके बाद क्या है, ग्राहक का वर्चुअल एड्रेस, ग्राहक का वर्चुअल एड्रेस में क्या है, पुल एंड पुश की सुविधा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना। किसके लिए, पुल एंड पुश की। उसको क्या, सिंगल एप्लीकेशन या इन ऐप भुगतान के माध्यम से मर्चेंट पेमेंट, एक चीज हो गया। उपयोगिता बिल भुगतान, काउंटर पर भुगतान, क्यूआर कोड मतलब स्कैन और पे आधारित भुगतान, ये सब आप देख ही रहे होंगे। दान संग्रह संवितरण के लिए स्केलेबल समाधान, ये भी आपको पता ही होगा। मोबाइल ऐप से सीधे शिकायत दर्ज करने की सुविधा। ये कुछ क्या है, यूपीआई की विशेषताएं हैं। ये अभी आप तैयार रखेंगे, हो सकता है मेंस में भी ये बात आपको काम करे, काम दे। ठीक है, चलिए अब बात करें थोड़ा सा यूपीआई के बारे में। यूपीआई के बारे में कुछ मेन पॉइंट ध्यान रखते हैं। यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी। कब हुई थी, 2016 में हुई थी। यूपीआई तत्काल रियल टाइम आधारित भुगतान पड़ा, तत्काल, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, तत्काल रियल टाइम, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया। किसने विकसित किया था, आपके कुछ लोग लग रहा होगा नहीं आरबीआई होगा, है ना, ध्यान रखिए कौन है, एनपीसीआई। एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है, केवल आरबीआई की नहीं, आरबीआई और आईबीए मतलब भारतीय बैंक संघ। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए थोड़ा सा कि एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई क्वेश्चन आया है, अगर आप पीवाई को देखे होंगे तो पता कि एनपीसीआई क्वेश्चन आया हुआ है। तो एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। इससे भुगतान और निपटान प्रणाली आधारित प्रणाली अधिनियम 2007, कौन सा, इसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। क्लियर बात, एक चीज हो गया। उसके बाद देखिए क्या है कि एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। कैसा संगठन है, अम्ब्रेला संगठन है। कौन सी, देखिए खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली एनपीसीआई। अब यहाँ पे क्या है कि यूपीआई के बारे में फिर और देखिएगा कि यूपीआई सहभागी बैंक के खातों को एक ही मोबाइल पर एप्लीकेशन से जोड़ता है। किससे, एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ता है। इस तरह यह एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से कई बैंकिंग सुविधाएं, एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये भी ध्यान रखिएगा, बिना रुकावट के फंड ट्रांसफर और मर्चेंट भुगतान जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, अब क्या आता है उसके आगे देखते हैं। यह पीयर टू पीयर पेमेंट रिक्वेस्ट को भी पूरा करता है। किसमें, पीयर टू पीयर। आवश्यकता और सुविधा के अनुसार ऐसे भुगतान के समय का निर्धारण किया जा सकता है तथा भुगतान किया जा सकता है। और एक पॉइंट रखिए कि आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लेन देन की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 लाख रुपए कर दिया। किसने किया है, आरबीआई ने किया है। याद रखिए एनपीसीआई ने नहीं किया है। अगर ये आ जाएगा एनपीसीआई ने किया है तो आपको वहां पर थोड़ा सावधान रहना है। क्यों, क्योंकि एनपीसीआई और आरबीआई में अंतर है, कहना मतलब मेरा ये है। ठीक है, अब आता है यूपीआई के वेरिएंट। यूपीआई के वेरिएंट डिटेल में पढ़िए, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो फिर वही शॉर्ट चलेगा, ऊपर ऊपर सतही ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है। यूपीआई वेरिएंट क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे यूपीआई 1 2 3 पे के बारे में कुछ सीधे दे देगा कि यूपीआई 1 2 3 पे के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप विचार कर रहे हैं, गलत सही उसी में पढ़े तो है नहीं, गलत सही विचार कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। फीचर फोन यूजर्स को यूपीआई का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए मार्च 2022 में शुरू किया गया था। क्या, यूपीआई 1 2 3 पे। किसके लिए, फीचर फोन यूजर्स को। यह 12 भाषाओं में उपलब्ध है। ये ध्यान रखिएगा, कितने भाषाओं में, यह 12 भाषाओं में उपलब्ध है। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, इधर देखिए कि प्रौद्योगिकी विकल्पों में आईवीआर नंबर,
ऐप कार्यक्षमता, मिस्ड कॉल्स और प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट शामिल है। आरबीआई ने प्रति लेन देन सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया, 10,000 रुपये कर दिया। ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने प्रतिदिन लेन देन सीमा को कितना कर दिया, 5,000 बढ़ाकर कर दिया, 10,000 रुपये कर दिया है। ठीक है, अब एक आता है यूपीआई लाइट। एक तो क्या क्या था, यूपीआई 1 2 3 पे, अब एक क्या है यूपीआई लाइट। इसमें क्या है, यूपीआई लाइट में क्या है ये देखिए, इसके जरिए यूजर्स यूपीआई पिन दर्ज किए बिना कम राशि के लेन देन कर सकते हैं। मतलब यूपीआई पिन दर्ज किए बिना, ये ध्यान रखिएगा, यूपीआई लाइट में होता है कि पिन नहीं दर्ज करना होगा तब भी आप जो है कुछ राशि जो है लेन देन कर सकते हैं। आरबीआई ने प्रतिदिन प्रति लेन देन सीमा को 500 रुपये बढ़ा कर 1,000 रुपये कर दिया और समग्र वॉलेट सीमा को 2,000 से बढ़ा कर दिया 5,000 रुपये कर दिया। एक ये पॉइंट रखिए, और एक ये 5,000 रुपये से बढ़ा कर कितना कर दिया, 10,000 रुपये कर दिया, किसमें, यूपीआई 1 2 3 पे। एक तो ये 10,000 रुपये का ये जो है विकल्प, ये ध्यान रखिएगा, और ये 500 रुपये से बढ़ाकर जो 1,000 किया है ये, उसके बाद ये 2,000 से बढ़ा कितना कर दिया, 5,000 कर दिया, ये ध्यान रखना है। अब क्या आता है कि यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए किए गए उपाय। अब यूपीआई के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, ये कभी कभी ना उपाय से भी मतलब शब्दों से उठाकर क्वेश्चन बनता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL, इसे एनपीसीआई ने 2020 में स्थापित किया। अब ये बात पता होना चाहिए, अब जैसे कितने लोग NIPL अगर लिखा हुआ है तो समझ नहीं पाएंगे, ये चीज़ गलती होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे NIPL ये अलग चीज़ है, NPCI अलग चीज़ है, क्योंकि इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है। क्लियर है। उसके बाद क्या आता है कि यूपीआई ग्लोबल एक्सेप्टेंस, इसमें क्या है, इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट। यह उपयोगकर्ताओं को अपने भारतीय बैंक खातों से, यह उपयोगकर्ताओं जो उपयोग करने वाले हैं, यह उपयोगकर्ताओं को अपने भारतीय बैंक खातों से सीधे चुनिंदा इंटरनेशनल मर्चेंट स्थानों पर QR कोड से भुगतान करना सक्षम बनाता है। एक ये पॉइंट। और एक देखिएगा कि विदेशों से देश में विप्रेषण की प्राप्ति, विदेशों से देश में मतलब जो बाहर विदेश है वहाँ से जो है प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि यूपीआई अपने उपयोगकर्ताओं साझेदार बैंकों के यूपीआई लिंक्ड बैंक खातों में सीधे विप्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। अब एक कहता क्या है, अनिवासी भारतीयों को जोड़ना। क्या ये भी होता है अनिवासी भारतीयों को जोड़ना? ये अगर आएगा तो आपको लगा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पॉलिटी का विषय है। ध्यान रखिएगा कि अनिवासी भारतीयों NRIs को जोड़ना। एनपीसीआई ने NRO खाता धारक अनिवासी भारतीयों NRIs को भी यूपीआई से भुगतान की अनुमति देकर यूपीआई सेवाओं का विस्तार किया है। एक ये यहाँ NRE से तात्पर्य क्या है, NRE से क्या है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, और NRO से तात्पर्य क्या है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। एक ऑर्डिनरी अकाउंट है और एक क्या है, एक्सटर्नल अकाउंट। बाकी दोनों सेम है, नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ से पता चला NRE और NRO कम से कम फुल फॉर्म पता होना चाहिए ना, पता चला कोई एग्जाम में यही नहीं सोच पा रहे हैं। जैसे रीड पूछ लेता है, पूछा था ना पीछे वाले एग्जाम में, तो अब अगर या जो है रीड कह रहा हूँ सॉरी, नीर और रीर करके पूछा था ना, तो अगर आप सोचिए कि ऐसे शब्दों से नहीं परिचित रहेंगे तो फिर वहाँ तो दिक्कत होगी। उसके बाद क्या है, यूपीआई वन वर्ड। क्या है, यूपीआई वन वर्ड। इसमें क्या है, यह G20 देशों से आने वाले विदेशी नागरिकों NRIs के लिए यूपीआई से जुड़ी प्रीपेड भुगतान सुविधा है। किसके, G20 देशों से आने वाले, सभी देशों से नहीं, G20 केवल देश है उनकी बात हो रही है। क्लियर है बात, एक पॉइंट ये क्लियर। अब क्या आता है, प्रोजेक्ट नेक्सस। ये क्या है, प्रोजेक्ट नेक्सस, जरा देखते हैं क्या है। देखिए प्रोजेक्ट नेक्सस सुर्खियों में क्यों है, सुर्खियों में क्यों था, आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आरबीआई शामिल हुआ है। अब यही एक स्टेटमेंट बन जाए कि आरबीआई का प्रोजेक्ट नेक्सस से कोई संबंध नहीं है, तो फिर स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना क्या कि आरबीआई को जो है प्रोजेक्ट नेक्सस में जब शामिल हुआ है, तो अब प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में जो आरबीआई जहाँ पे शामिल हो उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो क्या है ये
प्रोजेक्ट नेक्सस। देखिए, प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। पहली चीज क्या है? बहुपक्षीय है, अंतरराष्ट्रीय पहल। यह घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली आईपीएस को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार रिटेल पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, त्वरित भुगतान प्रणाली वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। त्वरित भुगतान प्रणाली क्या है? ये तो सिंपल सी बात है, पता चल जाएगा। ये दो बैंकों के बीच पॉइंट ये है कि त्वरित भुगतान प्रणाली में ये वाला पॉइंट ध्यान रखिए कि ये दो बैंकों के बीच फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है। फंड ट्रांसफर की ये 1 मिनट या उससे कम समय में फंड प्राप्त करने वाले और फंड भेजने वाले को भुगतान की पुष्टि के बारे में सूचित करती है। कितना मतलब फास्ट है, क्या मतलब 1 मिनट के भीतर भी हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल तौर पर क्या है? भारत में यूपीआई। एग्जाम्पल क्या है? भारत में यूपीआई। चलिए, एक तो ये पॉइंट रहा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यह प्रोजेक्ट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, यह प्रोजेक्ट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के इनोवेशन हब की पहल है। क्या है? BIS के इनोवेशन हब की पहल है। इसमें क्या देखिए, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की स्थापना 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की स्थापना, ठीक है, बैंक्स फॉर। उसके बाद क्या है? इसका मुख्यालय बेसल, स्विट्जरलैंड। ये बेसल कई बार चर्चा में आता है। इसका स्वामित्व RBI सहित 63 केंद्रीय बैंकों के पास है। मतलब इसका स्वामित्व देखिएगा कितना RBI सहित, मतलब RBI के पास भी है स्वामित्व, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी लगता है कि RBI इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ये थोड़ा सा क्लियर कट रखिएगा। बस इतना इसमें ध्यान रखना है। जैसे BIS के बारे में आए, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये इनोवेशन हब है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना 1930 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? बेसल, स्विट्जरलैंड में। और इसका स्वामित्व RBI सहित कितने 63 केंद्रीय बैंकों के पास है। क्लियर है? यह प्रोजेक्ट 4 एशियान देशों, 4 एशियन कौन कौन से हैं? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अच्छा, ये भी क्लियर होना चाहिए कि मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये एशियान देश में हैं या एशियन देश के। अब कभी कभी यही पूछ रहा था कि यूपीएससी एशियन देश में कौन कौन है, ये क्लियरिटी रहनी चाहिए कम से कम कि एशियन देश में कौन कौन है, तथा भारत की त्वरित भुगतान प्रणालियों को जोड़ेगी। ठीक है, इसके 2026 तक के शुरू होने का अनुमान है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भविष्य की चीज़ें यूपीएससी पूछता है कभी कभी कि जो भविष्य में होने वाला हो। जैसे G20 का क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहाँ पर G20 होने वाला था, उसके पहले ही क्वेश्चन आने शुरू हो गया था। तो इस तरह से यूपीएससी कभी करता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिंपल सा है, तो अच्छी बातें वाली कि वहनीय, तेज, अधिक पारदर्शी और आसान सीमा पार भुगतान सुनिश्चित करने के लिए G20 लक्ष्य क्या करना है? प्राप्त करना। किसके? G20 लक्ष्य। इतना ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ आर्टिकल। आगे क्या आता है? आगे आता है सेबी के बारे में। कितना बड़ा आर्टिकल, जरा देख लें एक बार। ये काफ़ी बड़ा है ना, तो सेबी आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सेबी शुरू करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो शुरू करेंगे क्या? सेबी के बारे में। ठीक है, ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पता ही होगा। ये सब चीज़ें छोटी मोटी पॉइंट उठा के लाते हैं। ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठाएंगे, ये क्या करते हैं जैसे कि बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं उसमें 2 लाइन चैनल उठाएंगे और उसी में से आपको पूछ लेंगे। अगर सतही वाला पूछें, शुरू वाला, तो फिर तो आसान हो जाएगा। फिर तो कोई भी आप बैठेगा इतना। भाई आप सोचे देखिए कि IAS तैयारी करने में क्या होता है कि 5 से 6 लाख लोग दे रहे हैं प्रीलिम्स, जिसमें से कितने निकलेंगे? मुश्किल से जो है 12 से 15 हज़ार, मुश्किल से 12 से 15 हज़ार इतना ही निकलेंगे। और सीट कम है, 900 सीट समथिंग है। तो अब समझ लीजिए कि अगर देखा जाए तो जो भी होगा 12-14 हज़ार जो भी होगा। तो अब आप इसमें सोचिए कि 5 से 6 लाख लोग सब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, बस पढ़ने का तरीका अलग अलग होगा और कुछ नहीं है। तो बस ये आपको यही मेंटेन रखना है कि अपना पढ़ने का तरीका जो है मेंटेन रखना है। नहीं तो अब इतना डिटेल कोई क्यों पढ़ेगा? आप सोच देखिए ना, इतना डिटेल में लाइन बाय लाइन कोई क्यों पढ़ेगा? इतना सब सरदर्द सब कुछ शॉर्ट चाहिए ना। तो फिर भी जो करेगा वो अपना निकालेगा, जो नहीं करेगा अपना कन्फ्यूज रहेगा उसी में, है ना। ठीक है, आज के इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आगे बढ़ाएंगे।